नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले ने शेयर मार्केट में भूचाल ला दिया है। हालांकि आशंका थी इस बात की कि ऐसा होगा, क्योंकि बीते फ्राइडे जब चाइना ने जवाबी एक्शन की बात की और यूएस इंपोर्ट पर 30 से ज्यादा टैरिफ लगाए तो अमेरिकी बाजार में गिरावट आई। और उसी दिन से ये लग रहा था कि सोमवार को जब एशियन मार्केट्स खुलेंगे तो हाल यहां भी खराब होगा और ट्रेड वॉर जिस तरह से चल रहा है उसके मद्देनजर मार्केट क्रैश हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और वैसा हुआ भी। इन्वेस्टर्स को 20 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान है, जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स जिस तरफ इशारा कर रही हैं। सोचिए, सेंसेक्स के सारे 30 शेयर रेड मार्क पर आज बिजनेस कर रहे थे। मार्केट सेंटिमेंट से चलता है और ये सेंटिमेंट इस वक्त भयंकर नेगेटिव दिख रहा है और उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश होता है तो हो, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, कड़वी दवाई लेनी पड़ती है। 50 देशों ने टैरिफ को लेकर हमसे संपर्क किया है, तो बड़ा अग्रेसिवली डोनाल्ड ट्रंप इस बात को पुश कर रहे हैं। तो अब यहां से सवाल जो आगे हाईलाइट हो रहे हैं वो ये कि यहां से आगे क्या होगा, कब तक मार्केट की स्थिति में सुधार आएगा, क्या वैश्विक मंदी की तरफ भी दुनिया जा सकती है, क्या इसकी भी आशंका है, भारत के बाजार और इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ आज इस बातचीत में एम्बेसडर महेश सचदेव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव रहे अजय दुआ जी भी इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। संदीप घोष जी पॉलिटिकल कमेंटेटर, बिजनेस लीडर हमारे साथ हैं। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट रविंद्र नाथ सचदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले संदीप घोष जी आपके साथ करना चाहूंगी। अभी तक मार्केट की जो स्थिति है सर, नेगेटिव सेंटिमेंट है, आशंका जिस बात का जिक्र मैंने अभी किया कि फ्राइडे से ही लग रहा था कि मंडे का दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन यहां से आगे अब परिस्थिति किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, कब तक रिकवर कर पाएंगे? ये बोलना बहुत मुश्किल है। हम सुबह एक ट्वीट किया था तो हमने इसका कंपैरिजन लगाया था कि जैसे हमारा कोविड पैंडेमिक आए थे वो इकोनॉमिक फ्रंट, हेल्थ फ्रंट में, आज इस तरह से आप कहेंगे तो हमारा इकोनॉमिक फ्रंट में एक पैंडेमिक जैसा वर्ल्ड वाइड लगे हैं। तो अभी तो हमारा लॉकडाउन का स्थिति में है, हम लोग लॉकडाउन डिक्लेयर नहीं किया, तो अभी कब ये सुधार होगा ये बोलना मुश्किल है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें खुद यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत सारे लोग पैनिक स्प्रेड कर रहा है। ये जो चीज़ आपने जैसे कहा दुनिया भर में हुई है, तो ये अभी इसमें पॉलिटिकल टिप्पणी करके कि इंडियन गवर्नमेंट का कुछ कमी है या और इंडियन गवर्नमेंट का कुछ गलती है, ये सब बोल के और पैनिक क्रिएट करना गलत होगा। आई थिंक पीपल शुड, लोग को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके, वेट एंड वॉच अप्रोच लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये भी अगर कोई सोचे नहीं बॉटम आउट कर गया मार्केट, अभी ये मौका है शेयर खरीदना, वो सब डिसीजन मेरा हिसाब से सभी रैश डिसीजन होगा। अभी इट्स रियली वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, हमको एक आध दिन धैर्य से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जब ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की बात है, हालांकि हम भारत के लिहाज से सोचेंगे ये बड़ी स्वाभाविक बात है, लेकिन सर आपने इकोनॉमिक लॉकडाउन जैसी परिस्थिति का जिक्र यहाँ पर कर दिया। और रविंद्रनाथ सचदेव जी, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूँगी सर। देखिए, जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो पल पल मार्केट पर नज़र बनाए रखते हैं, उनके लिए तो ये क्रिटिकल क्रूशियल टाइम है ही, लेकिन हम आगे इन द लॉन्ग रन क्या होगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, जैसे आज मैं देख रही थी टाटा की जो कंपनीज है उन पर जिस तरह का इम्पैक्ट आया है, 7% तक के गिरावट जो है उनके शेयर्स में देखी गई है, तो ये चौंकाता है। क्योंकि ये गिरावट जब अलग अलग लेयर्स में जाएगी, मार्केट की छोटी से छोटी इकाई तक जब पहुंचेगी, तो इम्पैक्ट वहां तक जाने की भी आशंका है। थैंक यू। यस, आशंका है। मैं जो डे टू डे स्टॉक्स को देख रहे हैं, श्योर इनफ उसमें काफी स्टॉक्स का भी इम्पैक्ट है और बाकी का भी, बट मैं थोड़ा बिगर पिक्चर पे जाता हूँ। जो ये ट्रंप कर रहे हैं टैरिफ्स को लेकर के, करीब 100 साल या उससे ज्यादा पहली बार दुनिया की पूरी ट्रेड ऑर्थोडॉक्सी जिस हिसाब से ट्रेड माना जाना जाता था उसको पूरा इन्होंने दरकिनार करके एक नया वर्ल्ड, मैं इसे ऑर्डर नहीं कहता, मैं इसे मैट्रिक्स कहता हूं क्योंकि मैट्रिक्स परमुटेशंस होती हैं, वो बना रहे जा रहे हैं। वन सेकंड, इनका ये टैरिफ को केवल ट्रेड की नजर से नहीं देखते, और इन टैरिफ्स को लेकर के इनका ये अंदाजा इनके एडवाइजर्स का कि अमेरिकन सरकार को करीब 6 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन तक की इनकम मैं कहूं होगी अगले 10 वर्षों में,
अगर ये टैरिफ्स इंप्लीमेंट हो गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम सोच रहे हैं यस हर देश नेगोशिएट करना चाह रहा है, हम भी कि भाई दोबारा करो रिकंसिडर एंड ऑल, तो हमारे ऊपर जैसे 27 या 26% हैं तो कुछ तो कम होंगी, पर मेरे को नहीं लगता कि ये ज्यादा परसेंटेज कम होगी ओवरऑल। 27 जो इन्होंने अभी आंकड़ा बना रखा, हो सकता है हमें 23 पे ले आए, कोई सेक्टर पे हमें रिलीफ मिल जाए इत्यादि। क्योंकि पॉइंट ये कि ट्रंप को अपना नेट इनपुट देखना है कि मेरे पास दुनिया भर में टैरिफ लगा के 6 ट्रिलियन आ रहा है कि नहीं अगले 10 वर्षों में। अगर इस तरह से वो जापान को भी 5% की छूट दे देगा, इसराइल को 15 को, इस तरह से वो नहीं करेंगे ज्यादा, राइट। तो पॉइंट इज उन्हें वो अपना टारगेट रखना है, मानो वो उसको देख रहे हैं, और उस टारगेट का जो पैसा वो कलेक्ट करेंगे, इस पैसे को वो यूज करेंगे अमेरिका के अंदर टैक्सेस को कम करने के लिए, जो कि उनका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है लोअर टैक्सेस, राइट। तो इस हिसाब से वो पब्लिक को संभालने के सोच रहे हैं। मीनवाइल उनके देश के अंदर जो इन्फ्लेशन की बात है, महंगाई होगी, इसको टैकल करने का उनका अप्रोच ये है कि तेल की कीमतें कम करो। इसीलिए अमेरिका के अंदर ड्रिल बेबी ड्रिल, और दुनिया भर में सऊदी से दोस्ती है, रशिया से दोस्ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो और इन्फ्लेशन में रादर कहिए जो जो कंपोनेंट होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करीब 20 से 25% होता है। तो उनका एस्टिमेट है कि ये कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कम असर होगा। ये सब ट्रंप सोच रहे हैं, मानिए, राइट। तो ये जो है ये चलेगा, और इसमें रियायत होगी, कम होगी, जो मुझे दिखता है, मे बी वेरी रॉन्ग। एंड हर कंट्री अपना एक अलग नेगोशिएट करेगी, हम भी नेगोशिएट करेंगे, कुछ हमारी परसेंटेजेस डाउन होंगी। इनका रीजन ये है, दूसरा ऑब्वियसली ये है कि अमेरिका के अंदर पैसा आएगा। बाय द वे ये एक और चीज होगी, अभी तो स्टॉक मार्केट्स डाउन जा रही है ना, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया की जो सबसे बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं सब अनाउंस कर रही हैं $100 बिलियन, $50 बिलियन सीमेंस ये वो इन्वेस्टिंग इन अमेरिका। उसका अलग इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पर, कि जो बड़ी बड़ी कंपनी बड़ा बड़ा पैसा जब वो अमेरिका में लगा रही हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसा कम होगा उस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने का। तो मल्टीपल इंपैक्ट्स आएंगे इसके, कह नहीं सकते। ये भी हो सकता है इस सारे के एंड में अमेरिका की ये हालत हो जाए कि अमेरिका का ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए पूरा, या हो सकता है कि अमेरिका एक सोने की चिड़िया बन के निकले, जो कि ट्रंप बनाना चाहता है। एम्बेसडर सचदेव, मैं चाहती हूँ इस पर आप ज़रूर रिस्पॉन्ड करें सर। देखिए, जिस पॉइंट पर अभी यहाँ पे रविंद्रनाथ सचदेव ने हाईलाइट किया कि यहाँ से जो सपने दिखाए जा रहे हैं कि अमेरिका सोने की चिड़िया, खैर सोने की चिड़िया तो हम भारत के लिहाज में ज़्यादा बोलते हैं, कि आप वहाँ पर मेक अमेरिका रिच अगेन, जो नारा वो दे रहे हैं, जो स्लोगन वो पिच कर रहे हैं, इस तरफ जाती हुई परिस्थितियां क्या दिख रही हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट हम दिखा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर हुआ है मस्क के खिलाफ, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, वहां पर जो असंतोष है भीतर। अच्छा, जो ये अभी टैरिफ्स लगाए गए हैं, उसका इन्फ्लेशन के मद्देनजर अमेरिका पर भी एक इम्पैक्ट आएगा, जिसको लेकर लोग लगातार डिस्कशंस कर रहे हैं। ओवरऑल सर, बिग पिक्चर जो डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं अमेरिका को, आपको लगता है कि वो पॉजिटिव दिशा में जा रही है? आपने वो कहावत सुनी होगी, मुंगेरी लाल का सपना। जिस सपने में वो हलवा देखता है और जागने पर वो हलवा नहीं मिलता है, मुझे कुछ ऐसा ही होता महसूस होता है। ट्रंप साहब ने जो कुछ किया है, उसके पीछे अगर सोची समझी कोई रणनीति है तो वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे उस बारे में मेरे ख्याल से किसी को भी, ट्रंप साहब को छोड़कर के किसी को भी ये पता नहीं है। किसी अंधेरे बंद कमरे में बैठ करके लोगों ने ये हिसाब नहीं किया है मेरे ख्याल से शायद अमेरिका में, कि इसका कुल मिला के एंड गेम क्या होगा। और ये एंड गेम जो है वो अभी तो पहला हफ्ता है, तो जैसा कहते हैं इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। और इसमें मुझे जो आशंका महसूस होती है वो ये होती है कि अमेरिका का अपना जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो इससे काफी गड़बड़ा सकती है। और उसमें जैसे कुछ कर रविंद्र जी ने और आपने जिसके बारे में चर्चा की है, वहाँ पे महंगाई बढ़ने जा रही है, क्योंकि ये सब टैक्स देने के बाद अमेरिका के कस्टमर्स को शोरूम में या माल में महंगा सामान मिलेगा। दूसरी ओर जो ये वादे किए जा रहे हैं और जो सपने दिखाए जा रहे हैं कि $7 ट्रिलियन
आएगा अमेरिका में, उसके बारे में मुझे संदेह है, क्योंकि अगर अमेरिका का बाजार ही गिरता है और अमेरिका के डिमांड कम होती है, अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली जाती है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि 60% संभावना है कि इस साल अमेरिका रिसेशन में, मंदी में चला जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए बड़ी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी चीज होगी, क्योंकि मंदी में अमेरिका मंदी से बचता जी। रहा है। यूरोप के देश मंदी से जूझते रहे हैं इस दौरान। तीसरी जो चीज होगी वो 1926 में जो उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ की कांग्रेस के लिए, उसके बारे में अभी से ये कहा जा रहा है कि उसमें तो नरसंहार होने वाला है रिपब्लिकन पार्टी का। चौथी 2026 चीज में। जो है वो जो सेक्टर के हिसाब से जाएं, तो चाहे वो स्टील हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे जी सर। वो टेक्सटाइल हो, उसमें अमेरिका के पास अगर पैसा भी आता है, पूंजी निवेश भी होता है, तो उसको सालों साल लगेंगे उसको फलने में और उसका नतीजा मिलने में। और बिल्कुल। और अमेरिका में कामगारों की कमी है इस समय, और जो कि विदेशियों को निकाला जा रहा है, जो कि गैर कानूनी कह करके उनको बाहर किया जा रहा है, उससे ये कमी और बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मेरे हिसाब से अमेरिका की ठीक के है। सामने एक दुख आशंकाएं कई हैं और देखिए बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन उस बड़े फैसले के इर्द गिर्द और जो पॉइंट्स हैं उनका अभी यहाँ पर एम्बेसडर सचदेव ने जिक्र किया। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PHDCCI में। सर मैं आपका स्वागत करती हूँ इस बातचीत में। थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन पहले मैं रिएक्शन यहाँ पे अजय दुआ जी से लूँगी। अजय दुआ जी, सर अभी तक की डिस्कशन में ओवरऑल क्या क्या आशंकाएं कैसे कैसे साबित हुई उस पर बात हुई, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि बीमारी है तो उसकी दवा भी कड़वी होगी और हमें कोई चिंता नहीं है मार्केट क्रैश की। बड़े असर्टिव होकर वो ये बात कह रहे हैं। और 50 देश हमारे साथ संपर्क में, बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं कि कुछ परसेंटेज कम हो सके, कुछ रिलीफ मिल सके। हालांकि वो रिलीफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जिसका जिक्र अभी रविंद्रनाथ सचदेव भी कर रहे थे। यहाँ से सर भारत के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? आप तो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि जब बैक चैनल टॉक्स होती है तो उसमें कैसे कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, या स्पेशली जो आपके एलाइज हैं जिनके साथ आपके अच्छे संबंध रहे हैं, बाकी तरह के हित आपके और जुड़े होते हैं, कितनी संभावनाएं भारत के लिए हैं आगे? धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा में बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगा, अमेरिका के जो डॉक्टर, सेल्फ अपॉइंटेड डॉक्टर बने हैं, जो दुनिया भर को दवाई देना चाहते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कारण वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी से वो 6 गुना बड़ा है, 6.5 गुना बड़ा है। तुलना चीन से वो दुगना है, ऑलमोस्ट दुगना है चीन से उसकी इकोनॉमी। तो वो इसलिए दुनिया को उनके जो वो अमेरिका करता है, सेल्फ अपॉइंटेड हो या ना हो, सुनना पड़ता है। कारण दुनिया के साथ व्यापार, भारत का देखिए, जो भी हो, हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है। हमारे एक्सपोर्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सर्विसेज के अगर हम छोड़ दें तो 400 बिलियन के करीब होते हैं। 400 बिलियन में अमेरिका 75 बिलियन हमारा ट्रेड एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ट्रंप साहब को लाइक करें या ना करें, पर हम अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते कि अमेरिका क्या कर रहा है। ये चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट करके कहना, शुरुआत में ही कहना चाहता हूँ। अब हर देश क्या कर रहा है, वो हर देश के लिए उसका इम्पोर्टेंस ग्रेडेड है, किसी से ज़्यादा किसी से कम। चीन को भी फर्क पड़ा जब चीन के ऊपर ड्यूटी इतनी ऊंची लगाई गई, तो चीन ने रिएक्शन क्या किया है, 34% उन्होंने अपनी रेसिप्रोकल ड्यूटी लगा दी है अमेरिका के ऊपर। और वो ये अमेरिका, चीन भी जानता है कि एकदम अमेरिका हर्ट नहीं होगा, पर अगर आपने अमेरिका को कहीं हर्ट करना है तो ये जब ड्यूटी 34% अमेरिका के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे लगेगी, तो 10 स्टेट्स हैं अमेरिका की जिन्होंने ट्रंप साहब के लिए
वो एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं और ट्रम्प साहब को बहुत वोटें दी हैं कि मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट करके आप देखिए, पूरा तो अमेरिका को हर्ट करना इमीडिएटली कठिन रहेगा। जी। तो ऐसा ही अब भारत क्या कर सकता है, भारत को अपने जो सेक्टर्स हैं वो उनको बचाना है, जिसमें हमारे सेक्टर्स लेबर इंटेंसिव है, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स, ऐसे पाँच छः हमारे जो महत्व के सेक्टर्स हैं। अब हमने उनसे बैक चैनल नहीं, फ्रंट चैनल में ही अनाउंस करके अपनी वहाँ से ट्रेड नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी हैं। 2-3 रोज पहले ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसकी सेटल हो गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी अपना अर्ली हार्वेस्ट, जिसे ट्रेड में कहते हैं, तो जो विषय हम सेटल कर सकते हैं एकदम, वो हम कुछ कर लेंगे, जिसमें हम अमेरिका को भी कंसेशन देंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका हमें, जो इन्होंने हमारे ऊपर 26% लगाए हैं, हम अमेरिका को कंसेशन देने वाले हैं। ऑयल जो अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता है हमें सूट करता है। हमें रशिया से हम ले रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं, हमने देखना है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिला के हमें क्या पड़ता है। अगर अमेरिका ड्यूटी कम करती है हमारे लिए अच्छा ही है। ऐसे हम भी वस्तुएं ढूंढ रहे हैं किस किस पे हम अमेरिका को छूट दे सकते हैं और उसके बदले में हम अमेरिका से कहाँ पे कंसेशन, ये जो आज 26 या 27% लगाया गया देखिए है। सर, ये तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बिजनेस की बात है, और बिजनेस की बात में जब टेबल के आमने सामने आप बैठते हैं और वो नेगोशिएशंस में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि हमें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किन चीज़ों पर अमेरिका के साथ में नेगोशिएशंस बेहतर दिशा में जा सकती हैं। लेकिन अजय दुआ सर की दो बातें जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि आप अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते और भारत सरकार अपने तरीके से अब इस पर आगे बढ़ेगी कि कहाँ कहाँ पर हम एक बेहतर नेगोशिएशन की स्थिति में हो सकते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन सर चाहूँगी। जो लोग आज की तारीख में अपना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट क्रैश होने का यकीनन एक इम्पैक्ट सेंटिमेंट के आधार पर जो जाता है वो तो है ही, लेकिन अलग अलग लेयर्स में, यूनिट्स में जब इसका इम्पैक्ट जाएगा, तो अभी आप लोगों के बीच में आपस में क्या बात हो रही है, इंडस्ट्रीज क्या सोच रही हैं, उद्योगपति क्या सोच रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं और छोटे जिनके व्यापार हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है इस वक्त? देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात है कि ये जो अभी हमारा ट्रम्प टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ इस चीज़ पे है कि इस वजह से हमें लगता है कि चीन और अन्य कई देश इसमें हमारे डंपिंग ना कहीं शुरू कर दें, क्योंकि जब डंपिंग शुरू कर देंगे तो हमारे जो खुद के हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट और जो सेकेंडरी सेक्टर्स हैं उस पर बहुत नुकसान होगा, पर्टिकुलरली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे इस पर बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होने वाला है। तो इसके लिए अभी हमें चाहिए कि हम जो भी इस टाइप का जो डंपिंग की जो व्यवस्था है उसको पहले से हम समझ लें, उसमें सुधार ले आएँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हम लगा दें, सो दैट जो हमारी डंपिंग जो हमें लगता है जिसमें कि हमें नुकसान होने वाला है उससे हम बच सकें। दूसरा, इसमें ये हमारा मानने की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज़्यादा कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे कोविड में हमने देखा कि पीपीई किट और वेंटिलेटर्स के हमें बहुत सख्त ज़रूरत पड़ी, तो इमीडिएटली हमारा देश उसके लिए खड़ा हो गया और बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज ने ही वेंटिलेटर्स का निर्माण करना शुरू कर दिया और थोड़े कुछ दिनों में ही हम उसमें अपने आप में हम पूरे हो गए। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे इकोसिस्टम में अभी जो हम देख रहे हैं कि आज जिसे हम कहते हैं कि एक बहुत ही मतलब खतरनाक मंडे की बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो स्टॉक मार्केट बिल्कुल रेड में है, इतना पॉइंट्स नीचे गिर गई, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जितने भी निवेशक हैं और व्यापारियों को इसमें शांत रहना चाहिए और घबराहट में बेचने से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ भी डिस्कशन होता है कि पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए और एक जो डाइवर्सिटी है उसको एक बनाए रखना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो व्यापारियों को जो पूंजी संरक्षण को उसको प्राथमिकता देनी चाहिए और अपनी जो ट्रेडिंग योजना पर टिके रहना चाहिए। इसके ऊपर हमारा काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। और देखिए, अस्थिरता जो हमेशा जैसे कहते हैं कि
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। तो ये अस्थिरता जो अभी हो रही है ये डेफिनेटली अवसर लाती है, लेकिन ये केवल जो मजबूत और जोखिम प्रबंधन के साथ ही ये अपॉर्चुनिटी लाती है। तो उसके लिए जो अमेरिकी बाजार और जो कच्चे तेल जैसे वैश्विक संकेतों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और हम तो नॉर्मली यही मानते हैं कि इंडस्ट्री में हमने स्टॉक मार्केट में देखा बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये समय भी गुजर जाएगा, लाभ के बजाय हमें जो प्रक्रिया उस दिस पर टू ध्यान शैल देना पास। चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से हर जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए तो एक ऐसी बात है जो जिसमें जीवन दर्शन भी एक फिलॉसफी भी है। लेकिन घोष सर, मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहती हूँ। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इसको पॉलिटिकल चश्मे से ना देखें। ये एक ऐसी एक ऐसी आपदा कह लें कि जो पूरी दुनिया ही जिसको इस वक्त फेस कर रही है, और ऐसे में अगर इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाएगा तो शायद थोड़ा सा संकीर्ण नज़रिया है इसको देखने का। सर, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि देखिए, जब अभी हम देखते हैं कि पॉलिटिकली जब चर्चाएं चलती हैं तो प्राइम मिनिस्टर के दौरे से लेकर कि वो ट्रंप से मिले और वहाँ पर उनकी दोस्ती को लेकर किस तरह का कवरेज हुआ, दोनों देशों के रिश्ते पर जो बातें होती हैं, दिखाया जाता है कि रिश्तों में बड़ी मजबूती है, बड़ी वार्मथ है। तो ऐसे में क्या बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन क्या लोग ये समझने में नाकाम रहते हैं कि जो चीज़ आप डिप्लोमेसी की न्यूज़ कवरेज में देख रहे हैं या जो पिक्चर आपको हेडलाइंस में दिखाई दे रही है, जब व्यापार की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, तो मोस्टली टफ बिजनेसमैन की तरह ही लोग बैठे होते हैं टेबल पर। सिर्फ बिजनेस का बात नहीं, डिप्लोमेसी में हम डिप्लोमेट नहीं है, बट एम्बेसडर साहब यहाँ पे बैठे हैं, बोलेंगे। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में भी सब देश अपना ख्याल पहले रखते हैं। एवरीबडी वर्क्स ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। सो बिजनेस में भी करते हैं और फॉरेन पॉलिसी जो भी आप देखें, पहला खुद का इंटरेस्ट है। और ट्रम्प तो खुलेआम बोल रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका सही हो गलत हो, वो उनका खुद का मैंडेट है, तो उसी हिसाब से वो चलेंगे। तो उसके साथ जैसे दुआ साहब ने कहा, देखिए, हम चाइना नहीं है कि हम उनके साथ कोई पंगा लेके उनसे वी डू सम रिटेलिएटरी कोई मूव ले। हमें अपना भी इंटरेस्ट लेके हमें वहाँ से नेविगेट करना पड़ेगा। और वो नेविगेशन जो हम करेंगे तो उसमें देखिए, ट्रम्प साहब बार बार बोलते हैं मोदी जी बहुत बढ़िया निगोशिएटर है। तो बढ़िया निगोशिएटर का क्या है? निगोशिएटर का ये नहीं है कि बाजार में जाके हम लोग जैसे सब्जी का दर करते हैं, वैसा नहीं कि ठीक है वो उस तरह से। आपको म्यूचुअल इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। उनका क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट है इंडिया में एक्सपोर्ट करना, नहीं करना, और पॉलिटिकली भी इंडिया के साथ उसको क्या अलायंस करने का इंटरेस्ट है, वो हमें देखना पड़ेगा। और उसका विनिमय हम देखेंगे कि हमारा कहाँ से हमारा क्या क्या चीज़ के इंटरेस्ट है। जैसा हमें अभी हमारा दूसरे पैनलिस्ट जिक्र कर रहे थे, हमारा जहाँ पे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स है, इंडस्ट्रीज है, उसमें असर कम पड़े। हमारा सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर हमारा बहुत बड़ा चिंता है। हमारा वीज़ा वगैरह को लेके सर्विस सेक्टर में इंडिया का किस तरह से हमें प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब देखना पड़ेगा। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है, हमारा जो डोमेस्टिकली हमें ये मौका लेके हमें अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक पॉलिसी में हमें चेंजेस लाना पड़ेगा। और जैसा कुछ इंडस्ट्री जहाँ पे अभी रीएडजस्ट करके, जो इंडस्ट्री में हम स्कोप देखते हैं, जहाँ पे हमारा कोई एडवांटेज, हमारा जो PLI स्कीम वगैरह हुआ है, वो सब उसके ऊपर ध्यान देके हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो साहब ने कहा, इसको मौका के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कंसेशन और दोस्ती के ऊपर दुनिया नहीं चलता है। इंडिया को अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, हमारा अपना पैर पे करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा इंटरनली हमें वी हैव टू, एज दे से इन इंग्लिश, वी हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर एंड दिस शुड बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी। इसी बात पे हम बोल रहे थे, इंटरनली पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, सभी को मिलके ये दिशा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब के ऊपर हमें आलोचना करना चाहिए। रविंद्रनाथ सचदेव जी, मैं अब यहाँ पे सर आपसे आर्थिक मंदी को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि क्या ये आर्थिक मंदी की तरफ जाती हुई परिस्थितियां हैं। इसे सर कैसे बिग पिक्चर के रूप में देखना चाहिए? देखिए, बिग पिक्चर में होता है कि कोई भी मार्केट्स दे हेट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, और इस समय तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही दिख रही है आपको चारों तरफ।
तो देयरफॉर मार्केट्स का जो आने वाला वक्त है डेफिनेटली ये रोलर कोस्टर राइड टाइप होगा। कल को हमारे किसी सेक्टर पे कुछ रिलीफ मिला तो मार्केट किसी सेक्टर की उछलेगी, किसी सेक्टर की कोई और प्रॉब्लम हुई कम होगा। हमारे ऑटो कंपोनेंट्स मानो यूरोप जाते थे, अब वो यूरोप भी बंद हो जाएंगे क्योंकि यूरोप में जाकर के वो जर्मन कार्स में लग के अमेरिका एक्सपोर्ट होते थे, तो वो रास्ता नहीं बनेगा। तो या फिर ये होगा कि हमारी कोई ऑटो कंपोनेंट की कंपनी ओमान में जहाँ पे 10% टैरिफ है वहां प्लांट लगाने की बात करेगी। वही हमारी कंपनीज भी तो ढूंढेंगी, कॉर्पोरेट कैपिटल अपना नेक्स्ट रास्ता ढूंढेगा, हमें एडवांटेजेस भी मिलेंगे। बट मैं यस वापस एक पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ जो हम सबसे पहले मेरे कोलीग कह रहे थे, ये अपॉर्चुनिटी इन सब चीजों के साथ अपॉर्चुनिटी कहें जो भी कई सिचुएशन है हमारी कई कई जगहों में कंपैरिजन किया जा रहा है, और मैं भी समझता हूँ कि शायद कंपैरिजन ठीक है ये, कि जो 1990s में हमें रिफॉर्म करने पड़े थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था, उस परेशानी उस प्रेशर में उसको रियलाइज करते हुए हमें रिफॉर्म करने पड़े थे, शायद ये वैसा ही वक्त है अब। हमें देश के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद इन द कंट्री। ये छोड़िए कि फॉरेन कंपनीज के लिए रेड कारपेट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिफॉर्म्स एंड काफी सारी इश्यूज हैं इस समय। अगर आप इकोनॉमी से इंडस्ट्री से पूछिए, अभी स्टार्टअप्स की ही कल परसों से बात हो रही है, डिबेट चल रही है कि इंडिया की मैं इनफैक्ट उस स्टार्टअप्स पॉइंट पर आने वाली थी कि मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसको लेकर कम से कम देश में एक नई बहस शुरू हुई है स्टार्टअप्स को लेकर, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। वो एब्सोल्युटली गुड साइन बट इंडिकेटिव साइन, एंड उसका रिस्पांस में काफी स्टार्टअप फाउंडर्स ने, ये स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं, कह रहे हैं कि हमने सरकार को लिखा है 2 साल तक हमारा कागज आगे मूव नहीं हुआ, राइट। तो ये चीजें डेफिनेट हमें इम्प्रूव करनी है, तो ये मौका नहीं अपॉर्चुनिटी और जरूरी है। हम अगर ये नहीं करेंगे तो हम पिछड़ते रह जाएंगे जैसे हम सोचते हैं। बट डेफिनेटली यस, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है अदर देन अमेरिका, ठीक है अमेरिका में अपना बढ़ाना है, बट हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपनी सप्लाई चेन्स पार्टनरशिप्स वगैरह ढूंढनी है। तो अगर जैसे कह रहे हैं कि बिग पिक्चर फ्यूचर में क्या होता दिखता है, तो ये सारी अनसर्टेनिटीज आगे होती दिख रही हैं, एंड दीज आर, अच्छा इनमें सब में एक चीज मैं डेफिनेटली ट्रैक करूंगा, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर नीचे रहता रहा तो ट्रंप के पास काफी कंफर्ट है। ट्रंप बाय द वे इसमें जैसे मुझे जो दिखता है पीछे हटने वाला नहीं है, फ्यू परसेंटेज पॉइंट किसी से डील वील कर लेगा, ही वांट्स टू विन नेगोशिएशंस, तो दिखाएगा चलो ये डील हुई इत्यादि, राइट। बट या तो क्रैश ऐसा हो, पर उसको देखिए ट्रंप क्या कर रहा है, वो इस इकोनॉमी के एक्सचेंज में अमेरिकन अपने फॉलोअर्स को कल्चरल नेशनलिज्म दे रहा है। वो उनसे एक तो कह रहा है कि देखो दुनिया हमें लूट रही थी, हम वापस आ रहे हैं, तो खड़े रहो, कुछ पेन होगा, ये वो। दूसरा, देखो मैं इमिग्रेंट्स को कैसे बेड़ियों में डाल के देश से निकाल रहा हूँ जी, देखो कैसे मैंने डाइवर्सिटी वोक पॉलिसीज कैंसिल कर दी, देश में केवल ही और शी होगा, कोई बीच में फ्लूइड जेंडर नहीं होगा, क्रिश्चियनिटी मेजर है हमारा, रिलीजन होगा स्कूल एजुकेशन में। तो इन चीजों के साथ ट्रंप अपने बेस और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को डेफिनेटली खुश रख रहा है, या कहीं उन्हें पैसिफाई करेगा, और उसे लगता है कि अगले 6 महीने 9 महीने तक वो इसको सीक थ्रू कर लेगा। और मीनवाइल जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है या जो भी आना है, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट कही गई है उसका कल से तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट पूरा मार्केट्स में सेंटिमेंट ऐसा हो जाएगा, और जैसे सब कह रहे हैं, दुआ सर भी कह रहे हैं, ये असलियत है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबको डील करना है। अब अमेरिका एक तरह का इस पे आ गया है कि डील करो या हटो, तो रॉ पावर पे आ गया अब अमेरिका। हाँ। अमेरिका अब अपने जो पहले वैल्यूज थे ना, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स दुनिया में, उसके बदले में अपनी इज्जत चाहता था, अब अमेरिका कहता है उनको निकालो, मेरे को इज्जत दो तुम, क्योंकि मेरे पास पैसा है। जी जी, मैं इनफैक्ट इस पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूंगी, और एम्बेसडर सचदेव आप प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड करिए सर। डोनाल्ड ट्रंप अब जब वो सेकंड टाइम पावर में आए हैं, और ट्रम्पिज्म जो एक एक शब्द कॉइन किया गया था, ट्रम्पिज्म, इस ट्रम्पिज्म के दायरे में जो उनका असर्टिवनेस, मैं तो असर्टिवनेस भी शायद मुझे लगता है बहुत माइल्ड शब्द है उस लिहाज से, लेकिन जिस अंदाज में वो बयान दे रहे हैं, तो इतना थिएटर उनके पूरी उस बातचीत के इर्द गिर्द दिखाई देता है। इवन जब उन्होंने टैरिफ की घोषणा की तो बाकायदा एक बोर्ड हाथ में लेकर, और उस बोर्ड के वो सारे रोज और कॉलम्स को हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि इससे पहले किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इस तरह से बोर्ड हाथ में लेकर और इस तरह की कोई अनाउंसमेंट या घोषणा की हो। तो ये फैसले किस तरह से हो रहे हैं? ट्रंप अति उत्साह में ये फैसले ले रहे हैं, या अब
ट्रंप का जो ये शासनकाल आगे आने वाला है, इसमें पूरी दुनिया को तैयार रहना चाहिए कि ऐसी और भी बहुत सी चीजें पेंडोरा बॉक्स में कब खुलकर सामने आ जाएंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप किस तरह से ट्रंप की ओवरऑल पर्सनालिटी को उनके सेकंड टेन्योर में से रीड कर रहे हैं? जी, इन्होंने किताबें लिखी हैं डील मेकिंग पर, और उसको अगर पढ़ा जाए तो उनके व्यक्तित्व का वो पहलू जो आप मीनाक्षी जी कह रही हैं वो उजागर होता है। और इसमें ये कहना होगा कि ट्रंप साहब, जो उनकी ट्रंप 10 जो पहली टर्म थी, उसमें इनको बाद में लगा कि उनको वॉशिंगटन डीप स्टेट ने कई काम करने नहीं दिए, जो कि ये दूसरे वर्जन में ट्रंप 2.0 में जब आए हैं तो इन्होंने उस डीप स्टेट को नकारने की, उसको छोटा करने की हर संभव प्रयास किया है। और पहले से ही जो इन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी, ग्रोसरी लिस्ट, इसको चेक आउट करके इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हुए हैं, जिसमें से आखिरी 2 तारीख को इशू हुआ है, वो पहले से ही तैयार थी। तो एक तरह से इस पर काम हो चुका था, पर इसकी परिणति क्या होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा, पेनी वाइज पाउंड फूलिश होंगे या नहीं, ये उन्होंने मेरे ख्याल से पूरी तरह सोचा नहीं है, जैसा मैंने कहा। तो इनका व्यक्तित्व जो है वो आक्रामक है, जैसा आप कह रही हैं, और इनको दिखाना है अपने जो इनके बैकर्स हैं, उनको ये दिखाना है कि मैं जीत रहा हूँ। मेरा जो आपका आक्रोश है विदेशियों की उपस्थिति को लेकर के, जिनकी वजह से ब्लू कॉलर अमेरिकन वोटर्स जो हैं वो उनकी जीवन स्तर में एक ठहराव आया है या गिराव आया है, उनको लेकर के उसके लिए कौन जिम्मेवार हैं? विदेशी जिम्मेवार हैं, चाहे वो गैर कानूनी विदेशी वहाँ रहने वाले हों, चाहे वो सामान आयात करने वाले हों, उन सबको दोष दे करके एक तरह से अपना उन लोगों के नेता बनना चाहते हैं। और ये कितना सफल होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कैसे जीवन स्तर वहां पर जल्दी से अच्छे किए जा सकें। लेकिन शॉर्ट रन में मेरे ख्याल से महंगाई और बेरोजगारी और रिसेशन वगैरह की जो संभावनाएं लग रही हैं, उनसे ये होता नहीं लग रहा। ठीक है, दुआ सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, देखिए जो हमने ट्रंप की पर्सनालिटी के इर्द गिर्द अभी डिस्कशन किया, यहाँ से आगे जब एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात करते हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश की जो करीबी अब चाइना के साथ दिखाई दे रही है, और जिसके बाद एक के बाद एक जो फैसले हो रहे हैं, चाहे वो बयानों में या फोटो ऑप्स में भी दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान की तो खैर पहले से वो करीबी है। अब ऐसे में ट्रंप की पर्सनालिटी के इर्द गिर्द, उनके फैसलों के इर्द गिर्द भारत की डिपेंडेंसी इस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका पर किस हद तक, या अमेरिका के जो हमारे साथ में जो रिश्ते हैं वो किस दिशा में आप जाते हुए देख रहे हैं, और कितने ज़रूरी भी हैं? नए एलाइज, नए पार्टनर, दुनिया के इस वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी पोजीशनिंग क्या होगी, खासकर जब ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं कि जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, आज कुछ कह देंगे, कल कुछ और कह देंगे, परसों कुछ और कह देंगे। इतनी अनसर्टेनिटी में भारत किस श्योरिटी के साथ आगे बढ़ेगा? और मैं थोड़ा सा, आई डोंट नो आप कितना शेयर कर पाएंगे, लेकिन सरकार के स्तर पर कैसे काम होता है, किस तरह से ऐसे फैसलों को लिया जाता है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर। मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा, ट्रंप साहब की मैडनेस में कोई पैटर्न है। पैटर्न? ये कोई पैटर्न है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो कोई भी लूज कैनन जैसे फायर कर रहे हैं। जो उनके मन में आया, उनके पास एक प्लान है, प्लान का बिल्कुल स्पष्ट है इनका। बट सर, आपको लगता है कि जो ये टैरिफ का भी प्लान है, क्योंकि हालांकि बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन क्या ये प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया? क्योंकि कई खबरें हम भी इस तरह की सुन रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद लिया गया फैसला नहीं है।
यू आर एन देखिए एक्सपर्ट, आई जी, थिंक यू कैन कमेंट अब बेटर। यस। मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह कुछ नहीं। अब मैं ये कहना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, ट्रम्प साहब पिछले 4 साल से वापस आने का प्रयत्न कर रहे थे। तो क्यों नहीं करें, क्योंकि बहुत उससे पहले वाली इलेक्शन बहुत क्लोज थी। उन्होंने स्टडी करके कि क्या पब्लिक के ऊपर चलेगा, क्या रिपब्लिकन्स के ऊपर चलेगा, क्या कॉमन मैन के ऊपर चलेगा, एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल समझ ली थी कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग या इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो गई है। अमेरिकन अवलंबित बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, और उसका फ़ायदा नौकरियाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश के विभिन्न भागों में हो रहा है और अमेरिका में नहीं। अब उसके कई तरीके की आप कैसे इसको आगे ले जा सकें। अर्थशास्त्र में 100 साल से ही हम देखते आ रहे हैं, 150 साल से एडम स्मिथ जब कहते थे, हम याद, जहाँ पौने 200 साल हो रहे हैं, कि फ्री ट्रेड में रहना है, आपने कंट्रोल करके रहना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सब ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, उनके पास एक उद्देश्य है, अमेरिका को कैसे फ़ायदा मिल सकता है। और अब और सर, अमेरिका को कैसे फायदा मिल सकता है, इस मामले में वो बिजनेसमैन बनकर ज्यादा सोच रहे हैं, राष्ट्रपति बनकर ज्यादा सोच रहे हैं? देखिए ये अब वो डिवीजन बहुत कम रह गया है। जो आदमी वो दुनिया अपनी जिंदगी भर बचपन से बिजनेस देखते आ रहे हैं, कारण उनके फादर भी बिजनेसमैन थे, वो भी बिजनेसमैन रहे हैं और उनके परिवार में बहुत लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो बिजनेस से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो ट्रांजैक्शनल काम करते हैं कि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या करोगे। जो वो दूसरे से मांगते हैं वो उनके ओवरऑल प्लान के अंदर फिट हो रहा है कि नहीं। तो ट्रम्प साहब ने हिंदुस्तान को से दोस्ती, अब ये मेरा एक विश्वास है कि वो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। ओके। पर वो दोस्ती का कीमत जो जैसे आज तक वो देते रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा रहे, इंपोर्ट्स कम रहे, और हिंदुस्तान साथ साथ रूस से भी बात करता रहा, उनसे भी व्यापार, उनसे भी घनिष्ठ संबंध रखे हैं। तो वो उनकी स्कीम में कितना फिट करता है, आज वो कुछ नहीं कह रहे। आज ट्रम्प साहब के सामने सबसे बड़ा टारगेट है चीन का इकोनॉमी, चीन की मिलिट्री स्ट्रेंथ। वो नहीं चाहते कि चीन और मिलिटरीली, आज दुनिया की नेवी सबसे बड़ी चीन की है, अमेरिका की नहीं, रशिया की तो है ही नहीं। तो वो नहीं चाहते कि चीन अब और ज़्यादा शक्तिशाली हो, चीन और बड़ा विकसित स्तर की तरफ इतनी जल्दी से जाए जैसे पहले जा सकता। उसमें भारत फिट होता है कि भारत जो चीन पॉपुलेशन वाइज बड़ा है, डेमोक्रेसी चाहे हो, पर वो चीन को चेक कर सकता है, और इस भाग में वो अमेरिका का सपोर्टर एशिया पैसिफिक में बड़े रूप से रह सकता है। तो मुझे लगता है, आपने हिंदुस्तान के बारे में जो क्वेश्चन पूछा, कि ट्रम्प साहब जरूर हिंदुस्तान से चाहेंगे कि और ड्यूटी लगे जिससे ट्रेड बैलेंस हो, पर वो सब जब ये कर रहे हैं, ये भी याद रखेंगे कि हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से हमें दोस्ती रखनी है, वो जियो स्ट्रैटेजिकली आजकल इम्पॉर्टेंट है, और वो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। और तीसरी इसके साथ उनकी पर्सनल रिलेशनशिप भारत के जो प्रधानमंत्री से है, उसका वो थोड़ा रिकग्निशन देंगे, कितना पहले जैसा देंगे या अब जब उनके सामने पूरा थोड़ा सा रोड मैप बना हुआ है, वो तो आगे आने वाले दिनों में ही उसको डिकोड किया जा सकेगा। बिल्कुल। जितेंद्र जी, मैं आपसे आखिरी सवाल के लिए आ रही हूँ सर, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करूंगी। क्या उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन अभी आपकी हैं गवर्नमेंट से? देखिए, गवर्नमेंट से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। और आपको याद होगा 2018 से पहले हमारे पास एक MFN स्टेटस था, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस था यूएस इंडिया के लिए, जो कि 2018 में ट्रम्प साहब ने हटा दिया था। तो आई थिंक उसको दोबारा हमें रिवाइव करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हम लोग तो दे ही रहे हैं मिनिस्ट्री में। तो अगर इस चीज़ पे थोड़ा हमारा काम होता है तो आई थिंक थोड़ा इसमें भी इम्पैक्ट कम होगा हमारा।
और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें सेक्टर्स का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सेक्टर्स जो ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, उनकी तरफ से एक हम अलग से बना के दे रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि उसमें हम कैसा कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो सेक्टर पे पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा पड़ रहा है टेक्सटाइल पे और अपैरल पे पड़ रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी पे पड़ रहा है, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स पे पड़ रहा है और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स पे पड़ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात हम चाहते हैं कि हमारा एमएसएमई और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है वो और मजबूत हो और जॉब लॉस हमारे कम से कम हो। तो उसके लिए हम अलग से एमएसएमईज की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि कैसे इसका हम ढांचा और मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, ये जो चाइना प्लस वन एडवांटेज की ये हम बात करते हैं, तो ये जो रणनीति आई थिंक इसका हमें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन व्यापार में तनाव बढ़ता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, खिलौने में और फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश आकर्षित कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा हम ये भी बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं कि जो पीएलआई स्कीम की जो बूस्ट है, इसमें और इसको बूस्ट मिलना चाहिए। सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, सोलर पैनल्स हो गए, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए, इसमें और फायदा हो सकता है अगर इंडिया जो है चाइनीज इंपोर्ट इन द यूएस मार्केट को रिप्लेस कर सकता है। तो हम तो इसमें खैर आपको जैसे मैंने बताया, इसमें हमारा पेन भी है और थोड़ा गेन भी है। तो हमें बेसिकली जो एक लॉन्ग टर्म जो अडेप्टेशन है उसकी तरफ के लिए हम एज ए इंडस्ट्री हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं। जैसे शॉर्ट टर्म में जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स, जाम और ऑटो पार्ट्स, उनको अलग बता रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर हम अपने ठीक पॉलिसी है। रिफॉर्म्स को लेवरेज कर सकें, पर्टिकुलरली सप्लाई चेन में, तो हम जो हमारा जो देश है उसमें और हम स्ट्रांगली कंप्लीट इसको तरीके से, हाँ। अपने कम कर सकते हैं और जो निर्भरता जी। है हमारे पर्टिकुलर उस पे हम कम करके मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। जी, रविंद्रनाथ सचदेव जी, सर क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगी। एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड आउट इन द डिस्कशन, जिसको कंक्लूडिंग पॉइंट पर कुछ और पॉइंट जो आप हाईलाइट करना चाहें सर? आई नो, आई मीन यू एंड योर एमिनेंट पैनल ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, बट अभी जो लास्ट बात कर रहे थे पीएचडी के जितेंद्र जी, मेरे को ध्यान आया कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया की बातचीत चल रही है, तो आई थिंक एक वो भी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इंडियन गवर्नमेंट विद अमेरिका वो एग्रीमेंट का फर्स्ट फेज जो कि शायद अगस्त सितंबर तक होना है, क्योंकि वंस अगेन प्रेडिक्टेबिलिटी इस समय बात ये चल रही है। देखिए, कुछ कंट्रीज तो रिटेलिएट कर रही है अमेरिका से, आपने इतना करा हम रिटेलिएट कर रहे हैं, ईयू भी रिटेलिएट कर रहा है। कुछ कंट्रीज शांत बैठी हैं, हम भी उनमें से हम शांत बैठे हैं, राइट, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम फर्स्ट मूवर बनना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को स्टेबलाइज कर लें, चाहे जिस भी इक्विलिब्रियम में आए, ताकि प्रेडिक्टेबिलिटी हो हमारे पास। तो आई थिंक हम उस रेस में बाकी देशों से आगे चलना चाहते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी अमेरिका के साथ जो भी हमारी बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग बन सके बने। जी, समय की कमी है। सचदेव सर, एम्बेसडर सचदेव, प्लीज संक्षेप में सर आप कुछ क्लोजिंग में अपना पॉइंट्स देना चाह रहे थे सर। जी जी, 2 पॉइंट देना चाहूँगा। पहली बात तो हमें किसी भ्रम में नहीं रहना है कि हमें औरों से कम ड्यूटी लगाई गई है। तो ट्रम्प साहब औरों की ड्यूटी कम ज़्यादा कर सकते हैं एक झटके से, और वो भ्रम टूट जाएगा। दूसरी तरफ हमें जो दूसरे बाजार ढूंढने हैं, उसमें सबसे बड़ा बाजार हमारे आंतरिक बाजार है, जिस पर कि हमें ध्यान देना चाहिए और ज़रूरतों को उसकी अपने आप ही आत्मनिर्भरता से पूरा कर। यही 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँ। चलिए, आज हमारी कोशिश भी यही थी कि सोमवार का दिन एक नेगेटिविटी ज़रूर लेकर आया है शेयर मार्केट के लिए। मार्केट क्रैश हुआ है, कई लोगों ने नुकसान भी झेला है, लेकिन ये सिर्फ भारत के लिए नहीं हुआ है, दुनिया भर में प्रभाव है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार इस पूरे विषय को आगे रखती है डिस्कशन की टेबल पर, क्या प्रयास होते हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमें दिखाई देगा। आज इस पैनल के साथ हमारी कोशिश उन्हीं सब पहलुओं को डिकोड करने की थी। थैंक यू सो मच आप सभी का इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।